हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम आपका जो है यहाँ पे AG 123 जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसका पेपर हुआ था आपका प्रीवियस ईयर 2025 का ये पेपर है। इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। बेसिकली जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था वो आपका PCB, ठीक है, PCM और जो आपके ABC सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स उनका पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसको डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मास का प्रकार, देखो ऑलरेडी मैं बता चुका था, आपको सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि 12 आपके जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, 12 क्वेश्चन वो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे एग्रोनॉमी से, 12 क्वेश्चंस आपके डेयरी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पोल्ट्री के बारे में बताया था कितने क्वेश्चंस कहां से आए थे, हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। और ये पेपर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो ये पेपर मेरे ऐप पर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से भी आप जाके 2025, 24, 23, 21 इनके आप पेपर वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहला कि मांस का प्रकार, बकरी के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता उसके शरीर वजन का कितना परसेंटेज होता है। देखो, मांस वाली एक बकरी के बारे में पूछा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कैप्रा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो मांस वाली जो बकरी होती है, आपको पता है मांस के लिए सबसे बेस्ट बकरी कौन सी होती है? आपका जो है यहाँ पे ब्लैक बंगाल सबसे बेस्ट बकरी होती है, बकरी की नस्ल जो कि मांस के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त, सबसे स्वादिष्ट मांस इसका होता है ब्लैक बंगाल का, ठीक है। ये एक पेपर में फैक्ट लिखते हुए चलना, आपको काम आएंगे एग्जाम पे, जब आप एग्जाम देने जाओगे रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो देखो, जो मांस की आवश्यकता, मांस वाली बकरी के लिए सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होगी वो यहाँ पे 3 से 4% सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। देखो, अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र को ऋण देने का आदेश किस प्रावधान के तहत दिया जाता है। मतलब वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, जो कमिश्नल आपके बैंक है, ये ध्यान रखना, कमिश्नल बैंक की बात कर रहा है ये। तो कमिश्नल बैंक जो होते हैं वो एग्रीकल्चर, जो आपके यहाँ पे जो क्षेत्र वाले ऋण देना है, अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र वाले जो ऋण, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ऋण मिलता है भाई, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इनको भी वाणिज्यिक बैंक अगर ऋण देगा तो जो है क्या प्रावधान रहेंगे, ऑप्शन आप देख लो। किस अधिनियम के तहत देगा? बैंकिंग विनिमय अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जिसको RBI एक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे तो प्राइमरी क्षेत्र ऋण, या ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण जो है ऋण निर्देश। तो किसके आधार पर यह देगा? देखो यहाँ पे देगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र ऋण के आधार पर यहाँ पे आपको कमर्शियल बैंक ऋण प्रोवाइड करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, ये RBI यहाँ पे तय करता है। RBI ने ऑलरेडी बोला हुआ है, देखो आपको ये चीज पता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में ये चीजें आती है, लिख लो अगर आपसे कभी पूछ ले। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, शिक्षा भी आता है, ये सारी चीजें जो आती है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसलिए कमर्शियल बैंक को ये मतलब एक्ट में बोला गया है कि कमर्शियल बैंक इन क्षेत्रों को लोन दे सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋण के आधार पर। ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको देखना। और इसके साथ साथ आते हैं आपके छोटे उद्योग, कौन से? जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, उद्योग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र को ऋण देने का आदेश किस प्रावधान के तहत दिया गया है। कृषि क्षेत्र में अगर ऋण देना है तो बड़ा कौन सा अधिनियम लगेगा? मना नहीं कर सकते आपको, वो अधिनियम यहाँ पे लगेगा, कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र ऋण के आधार अधिनियम के आधार पर वो आपको ऋण प्रोवाइड करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले, यहाँ पे जो है गलत आंसर इसने चूज किया हुआ था, राइट आंसर था प्राथमिक क्षेत्र, इसका भी पेपर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेयरी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेयरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी डेयरी। तो डेयरी में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बर्तनों, ठीक है, बर्तनों की सतह के साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड की 100 से 200 ppm के साथ डेयरी बर्तनों को प्रभावी स्वच्छता के लिए आवश्यक संपर्क अवधि होती है। मतलब सिंपल सा, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को मतलब ये 100 से 200 ppm अपने को लेना है बर्तन धोने के लिए। भी आपको ध्यान रखना है कि भाई 100 से 200 ppm, ठीक है, आपको लेना है बर्तन धोने के लिए। तो ये कह रहा है कि ये क्लोरीन को, जो सोडियम क्लोराइड है, उसको बर्तनों से कितने टाइम तक अपन संपर्क में रखें कि वो जीवाणु नष्ट हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है।
आपने कभी देखा नहीं, वो बोलते हैं कि भाई हैंड वॉश करो, तो हैंड वॉश कम से कम एटलीस्ट 20 सेकंड तक अगर आप हैंड वॉश अच्छे से करते हो तो आपके क्या हो जाते हैं, जीवाणु जो हाथ के होते हैं वो प्रॉपर्ली डेड हो जाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है। तो कितने मिनट तक रखना है, 20 से 25 मिनट, 10 से 15 मिनट तक रखना है। ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे तो यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई 15 से 20 मिनट या 1 से 5 मिनट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 1 से 5 मिनट तक आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, हाई जो सोडियम क्लोराइड है उसके साथ 100 से 200 ppm में बर्तन को बिल्कुल उसके कांटेक्ट में रखना है, ताकि जो जीवाणु है बर्तनों, जो आपकी चीजें लगी हुई है, जो बैक्टीरिया दूध को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो आपको प्रॉपर नष्ट हो जाए। क्लियर हुआ? सोडियम हाइपोक्लोराइड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बर्तनों से क्वेश्चन ऑलवेज डेली में पूछ रहा है आजकल, तो हम इस चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, अगर अभी मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है फॉर एमपीपीएटी स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस अभी चल भी रही हैं, आप जाके देख सकते हो, मेरे ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लासेस अभी गेहूं वगैरह एग्रोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ, डेली लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। देन आपकी जो अभी यहाँ पे वाइल्ड सीड क्रॉप चल रही है, मैं पल्सेस खत्म कर चुका हूँ, अनाज वाली क्रॉप खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जाके मेरा बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है अभी फिलहाल में, आप देखोगे तो ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी 591 पे करोगे देन आप बैच में एनरोल हो जाओगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपके कवर कराने वाला हूँ, एग्रीकल्चर, ऑल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, देन बायोलॉजी, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो केमिस्ट्री के 2 टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। एक आपका बायोकेमिस्ट्री होगा, एक कोलॉइड। ये इतनी चीजें आपको देखने को मिलेगी मेरे इस जो है कैप्सूल बैच में। और इसके साथ साथ हर टेस्ट में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेगी, मतलब मॉक टेस्ट मींस कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्विज टाइप का, आप देख सकते हो हर एक टेस्ट में मैंने क्विज लगा रखे हैं, तो आप थोड़ा सा एनालाइज भी कर सकते हो कि मेरा टॉपिक हुआ कैसा है, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वेबसाइट से जा सकते हो या मेरा ऐप एग्री जर्नी आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन एक चीज और बता दूं, बहुत फायदे की है आप लोगों के लिए, कभी आपको लगे तो यहाँ पे एक टेस्ट पास का ऑप्शन आता है, एक्स्ट्रा आपसे 49 रुपए लगेंगे। ये जो है 1 साल के लिए दिया हुआ है, आप कभी जाके कॉलेजेस में जाओगे, कभी ना कभी एग्जाम या किसी अधिकारी लेवल की तैयारी करोगे, तो इतने सारे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ 49 रुपए में। ये सारे टेस्ट जितने भी अदर स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, आपके बैंक के जितने भी पटवारी वगैरह के जितने भी पेपर हो रहे हैं, सेट, कैट, नेट, एनडीए वगैरह, यूपी पुलिस, सबके आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। आईबीपीएस जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से एग्जाम वो करवाते हैं, वो सारी चीजें देखो, नावर्ड वगैरह का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एक टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टेस्ट है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आपको, ये देखो एक टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है आपका, क्या पूछा हुआ है, वो बोल रहा है यहाँ पे कि देखो, सहकारी ऋण संरचना में प्राथमिक ग्रामीण स्तर की इकाई कौन सी होती है। सहकारी ऋण संरचना की बात कर रहा है, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, तो सरकारी ग्रामीण स्तर की पूछा हुआ, प्राथमिक, वो भी आप कितना सिंपल क्वेश्चन है कि प्राथमिक ग्रामीण स्तर की इकाई कौन सी है। तो देखो, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सहकारी बैंक ये भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये बोला हुआ सीधा क्वेश्चंस में आंसर दिया हुआ है ना कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नावर्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्राथमिक कृषि ऋण समिति। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे, अगर आप चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आराम से आप इन चीजों को कर ले जाते। नेक्स्ट आप देखोगे एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने बताया था एग्रोनॉमी से 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ वाटर रिक्वायरमेंट इन सम फॉर, निम्नलिखित में से जल की आवश्यकता अधिक है, किस फसल को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वाटर रिक्वायरमेंट। आप देखो यहाँ पे वीट की पूछा हुआ है, टिटिकम एस्टिमम, गन्ना टिटिकम, सैकेरम ऑफिशिनेरम, आपने ऑलरेडी देखा होगा, सैकेरम ऑफिशिनेरम, मक्का, जिया मेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है चावल। तो किसको यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे जो आपका हुआ गन्ना, गन्ना इज अ राइट आंसर। गन्ना को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पानी को यूटिलाइज भी करता है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पानी लगता है गन्ने को, क्योंकि आपको पता है यार, इसमें लगभग लगभग आप देखोगे तो कभी आपको देखने को मिलेगा 60 से 70% तो इसके अंदर पानी ही होता है, गन्ने के अंदर 60 से 70% तो रस ही होता है। तो जहां रस का डेवलपमेंट विकास ज्यादा हो रहा है भाई, वहां पे सीधी सी बात है वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सुगर केन, यानी सैकेरम ऑफिशिनेरम। इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, लगभग 5 प्रजातियां होती है, सैकेरम ऑफिशिनेरम, सैकेरम स्पॉन्टेनिया,
ठीक है, सैकरम बारबेरी, डिफरेंट डिफरेंट होती है, मैंने क्लासेस में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप ध्यान रखना, ऐप पर डली हुई क्लासेस आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर जो पूछा हुआ है यहाँ पे, इसमें पूछा हुआ देखो एक और आपका ऋण से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने बताया था बहुत सारे आए थे। इसमें पूछा हुआ है स्व सहायता समूह मुख्य रूप से ऋण देने के लिए निर्णय के लिए किस पर निर्भर करते हैं। जो स्व सहायता समूह होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो जो है ऋण देने के लिए प्रमुख रूप से किस पर डिपेंडेंट होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? सरकार पर? ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात कर रहा है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सेल्फ खुद की बात कर रहा है। यहाँ पे बैंक अधिकारी ये भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे होते हैं स्व समूह सदस्य, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर्मचारी। तो ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे स्व समूह सदस्य, ये तो क्वेश्चन कोई गलत करता ही नहीं है, बहुत बेसिक से होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ था कि बियर और टीयर के कारण समय के साथ पशुधन शेड और उपकरणों के मूल्यों में कमी को कहा जाता है। आप देखोगे, आपने कभी पढ़ा होगा ना, मूल्यह्रास होता है। कोई चीज जैसे हम खरीद लेते हैं तो उसका टाइमली आप देखोगे, जैसे ही आप एक चीज देखते हो, जैसे हम मार्केट दुकान से, जैसे कि हमने कहा हम ट्रैक्टर लेने गए, एज अ कंपनी से हम ट्रैक्टर लेने गए, ट्रैक्टर लेके हम तुरंत जैसे बाहर आते तो उसका मूल्यह्रास हो जाता है, मूल्यह्रास हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पशुशाला की शेड होती है या आपके इक्विपमेंट होते हैं, यंत्र वगैरह होते हैं, तो उनका मूल्यह्रास की जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं? निश्चित लागत नहीं भाई, फिक्स्ड लागत तो नहीं होती है। ब्याज होगा क्या, या मूल्यह्रास होगा, या परिवर्तनीय लागत होगा? ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला है, तो आप देख सकते हो मूल्यह्रास। सिंपल सा है भाई, चीजें घट रही हैं तो उसको क्या कहेंगे? मूल्यह्रास ही करेंगे ना। वो तो ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ, कहीं जाने की जरूरत थी नहीं आपको। ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आप देखोगे इक्विपमेंट वगैरह पे 10% का हाश लग जाता है एक बर्ड्स के बाद, ठीक है। आप वो सारी चीजें हैं, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसको कहते हैं मूल्यह्रास। चीजों का मूल्य घटता 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 रहता। पुरानी चीजें, अभी कभी जैसे कि मैं नया आईफोन लेके आऊं मार्केट से, मैं 1 साल उसको यूज करने के बाद तो उसका मूल्य घटेगा ना, तो वो मूल्यह्रास ही तो है, ठीक है। हर चीज का मूल्य घटता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पूछो कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आप पूछोगे, ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले केंद्रित खादों की नाइट्रोजन सामग्री डॉट 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 की खली या केक में अधिकतम होती है। वो पूछ रहा है कंसंट्रेट मैन्योर्स की बात कर रहा है, यानी जो सांद्रित खाद होता है, सांद्रित खादों में किस में यहाँ पे नाइट्रोजन परसेंटेज अधिक होता है? ये अपने से यहाँ पे सिंपली पूछा हुआ है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, नीम एज अ डायरेक्ट इन इंडिका, अलसी हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। तो किसकी आपको खली में जो है यहाँ पे, या आप केक कह सकते हो, इसको खली कह सकते हो, किसमें आपको यहाँ पे ज्यादातर जो है देखने को मिलेगा? क्या? नाइट्रोजन परसेंटेज। तो नाइट्रोजन परसेंटेज आपको मूंगफली की खली में देखने को मिलेगा, यानी एरेकेस हाइपोजिया की जो खली है, बहुत ही मीठा तेल होता है इसका, खली भी मीठी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी एरेकेस जो हाइपोजिया है आपकी मूंगफली, इसमें जो आपकी केक या खली बनेगी उसमें नाइट्रोजन कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, इसको याद भी कर लेना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पेपर में रिपीट भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट ये पशु के दांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हाउ मेनी इंसिजर टीथ आर देयर इट अपर जॉ ऑफ काउ। काउ के अपर जॉ, ये ऊपर वाला जॉ होता है, उसमें दांत आपने कभी देखे हैं क्या? एक गाय के ऊपरी जबड़े में कितने कृंतन इंचियत टीथ होते हैं? भाई 0 होते हैं। गाय के ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें दांत तो होते ही नहीं ना, 0 होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और कोई पूछ ले कि मुर्गी में दांत होते हैं क्या? भाई मुर्गी में एक भी दांत नहीं होते, मुर्गी में 0 दांत होते हैं, एक भी दांत नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी पशु का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें एक भी दांत यहाँ पे नहीं पाए जाते। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो ये भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड था, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्रोनॉमी से, आप देखते चलना। चने की खेती के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? फॉर शोइंग, फॉर सीड जर्मिनेशन, ग्राम कल्टीवेशन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायरमेंट फॉर 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर एरिया के लिए आपको चने की सीड रेट क्या डालने वाली है वो पूछा हुआ है। 40 से 55 किलोग्राम, 110 से 120 किलोग्राम, 75 से 100 किलोग्राम, या 60 से 65 किलोग्राम पर हेक्टर। सबको पता है भाई, चना के बारे में आपको पता होगा। चना की 2 टाइप्स की वैरायटी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, एक होता है काबुली चना और एक होता है आपका देसी चना। आपको सिंपल सा पता होगा दोनों के बारे में। जो आपका देसी चना होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटिनम, लिख लेना भाई, नहीं पता है तो साइसर एरिटिनम। और इसका होता है साइसर काबुलियम, ठीक है, काबुलियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर आपसे वही पूछा देसी चने में गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 14, काबुली में 2n बराबर यहाँ पे 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं।
और इनकी सीड रेट आपको ध्यान रखनी है 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी यहाँ पे सीड रेट लगती है चने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है चना आपकी अगर रबी की क्रॉप मानी जाती है, सिंपल सा आपको पता ही होगा, बहुत कम पानी में ग्रो कर जाती है। चने में आप कभी देखोगे आपको सौर यानी खट्टा खट्टा देखने को मिलता है, तो उसके अंदर वो होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एक होता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के एसिड देखने को मिलते हैं आपको चने के अंदर, जो खट्टा खट्टा स्वाद लेके आते हैं। आप कभी चने को खाना खेत में जाके खट्टा खट्टा आप उनकी फली को चख के देखोगे तो खट्टा 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 स्वाद देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है अगला, कि भाई दलहन में डॉट 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 की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की क्षमता होती है। भाई किस में क्या होता है? पल्सेस हैव अ कैपेसिटी ऑफ फिक्सेशन एट, आपको पता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है ना दालें। आप कभी दाल के प्लांट्स को देखोगे तो उनकी जड़ों में आप देखो कुछ इस टाइप से जड़ होती है, तो उनकी जड़ों में आप कभी चेकआउट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? छोटे छोटे नोडुल्स देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे नोडुल्स होंगे, गठाने पाई जाएंगी, उन गठानों के द्वारा ही वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे होता है सिम्बायोसिस, यानी सहजीवी वो होता है। ठीक है, जिनके कारण वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपने कभी पढ़ा भी होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम मेलिलोटी, सेंजियो वगैरह में होता है राइजोबियम मेलिलोटी, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो बिगिन आपको राइजोबियम फेंशियोला भी होता है, जो उर्द वगैरह में करता है, मूंग में करता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे भारत में, देखो फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन फूलों से आते नहीं है, फूलों से क्वेश्चन पूछ लिया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन जीनिया, यानी भारत में जीनिया निम्नलिखित में से किस ऋतु में उगाया जाता है? जीनिया एक प्लांट होता है, फूल वाला बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो किस मौसम में इसको उगाया जाता है? आप अनुमान लगा दो भाई जीनिया का। बरसात के मौसम में, लगभग सभी मौसम में, शरद ऋतु में, या यहाँ पे गर्मी के मौसम में। तो जीनिया प्लांट्स को कब उगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इसको समर के मौसम में उगाते हैं। कब? गर्मी के मौसम में, यानी समर सीजन इसके लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है जीनिया के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। गर्मी जो अभी सीजन आने वाला है, इस सीजन में आप यहाँ पे एक जीनिया का प्लांट लगा सकते हो। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि भाई विच निम्नलिखित में से कौन सा रसोई बागवानी में सम्मिलित नहीं? अब बताओ आप, ये कितना सरल क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा। एक जो बच्चा शुरुआती स्टेज से पढ़ रहा होगा, जिसको कुछ पता नहीं होगा, वो भी बता देगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड किचन गार्डनिंग? किचन गार्डनिंग के लिए आपको पता है सिंपल सा कि भाई 250 मीटर स्क्वायर जो है वर्ग स्क्वायर आपके यहाँ पे जगह की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शंस आप देखो, कंपोस्ट पिट हो गया, मौसमी सब्जियां हो गई, भाई ये तो सब लगाएंगे ना, कंपोस्ट पिट भी डालेंगे, मौसमी मसाले भी हम लगाते हैं, धनिया वगैरह लगाने का काम करते हैं, अजवाइन वगैरह लगाने का काम करते हैं, तो ये तो होगा। ठीक है, अच्छा ऊंचे, अब बताओ भाई साहब, आप घर के पीछे 250 मीटर स्क्वायर की जगह है आपकी, अब वहां पे इतने बड़े बड़े वृक्ष लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, वो जड़ आपके जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसलिए ऊंचे जो फलदार वृक्ष होते हैं वो लगाने का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी कंपोस्ट पिट करेंगे, बिल्कुल साइड में आप जाओगे तो आपको कंपोस्ट पिट बनी हुई मिलेगी। ठीक है, मौसमी सब्जियां उगाने का काम करते हैं, सारे काम करते हैं, सबको पता है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपकी बात करने वाले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पूछा हुआ है कि भाई प्रति हेक्टेयर सरसों की अनुसंधान बीज दर। कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्रोनॉमी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैंने बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में इनको कवर किया हुआ, बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ इन चीजों पर, जो मेरी पीएटी की क्लासेस चल रही है। प्रति हेक्टेयर सरसों की अनुशंसित बीज दर क्या होगी? तो आप देखो 6 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सरसों की जो बीज दर आपकी यहाँ पे रखी जाएगी वो रखी जाएगी 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्या फंसाया है ऑप्शंस में, क्या फंसाया है? बच्चे यहाँ पे लगाए कि आए 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, अच्छा खासा फंसाया ऑप्शन में। 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट लगती है मस्टर्ड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड आपकी चाइना इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये ध्यान रखना। चाइना की पैदाइश है भैया आपकी सरसों। ठीक है, मुरैना वगैरह एमपी में बहुत ज्यादा वहां पे सरसों देखने को मिलती है, मुरैना में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे टॉप पे अगर बताऊं तो सरसों में राजस्थान अपना टॉप पर बैठा हुआ है सरसों के प्रोडक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पेपर में पूछ लेता है। और तिलहनी फसल की कैटेगरी में आती है, ये भी आपको सभी को पता होगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ सरसों आपका। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करने वाले यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या चूज किया था, 5 से 6, और यहाँ पे जो राइट आंसर वो कैंसिल्ड, इस क्वेश्चन को कैंसिल ही कर दिया था। चलो नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ सॉइल इन्वर्जन, क्योंकि ऑप्शन वैसे थे ना, इसी वजह से कैंसिल कर दिया होगा, क्योंकि 4 से 6 भी ऑप्शन हो सकता था, 5 से 6 भी ऑप्शन हो सकता था, इसीलिए मे बी उन्होंने क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया। सॉइल इन्वर्जन टेक प्लेस, यानी मृदा विलोपन डॉट 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 के मामले में होता है। मृदा विलोपन यानी सॉइल इन्वर्जन की बात कर रहा है कि भाई ये मिट्टी है,
सॉइल इन्वर्जन में मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पलटते हुए चलना, वो है सॉइल इन्वर्जन। तो सॉइल इन्वर्जन का आप देखोगे थिनिंग, ये तो हो नहीं सकता। हैरोइंग भी नहीं होगा। जुताई या निराई, देखो निराई तो कहलाता है बीटों का, बीट को खेत से निकालना, वो कहलाता है निराई, तो ये ऑप्शन से गया। थिनिंग भी आपका ऑप्शन से गया, थिनिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हैरोइंग, हैरोइंग अपनी खेती से रिलेटेड है, लेकिन हैरोइंग में ये सब नहीं करते। हैरोइंग में खेत से खरपतवार निकालने का काम करते हैं बाहर, हैरोइंग जुताई करते हैं। ठीक है, ये भी गहरी जुताई। लेकिन जो प्लाइंग है, इसमें क्या होता है, मेनली मृदा का प्रॉपरली विलोपन होता है, तो अपने को राइट आंसर चूज करना पड़ता है ऑलवेज। जो बेटर और सुटेबल आंसर हो उसके साइड अपने को जाना होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, जो कि एक बेटर और सुटेबल आंसर अपने को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, सॉइल। नेक्स्ट अपन बात करने वाले, यहाँ पे मटर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मटर, पाइसम सैटाइवम, हरी मटर को गर्म जार में जब पैक किया जाता है और कितनी जगह छोड़ी जाती है। गर्म जार में वही करते हैं ना, कैनिंग, आपने कभी पढ़ा हो, कैनिंग तो पढ़ा ही होगा ना, कैनिंग, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी में भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसका, मटर का। वेजिटेबल्स में कैनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं आपका वेजिटेबल, और फ्रूट्स में अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं आम का। ठीक है, और कैनिंग सबसे ज्यादा होती कहां पे, तो महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज्यादा कैनिंग करी जाती है प्रेजेंट टाइम पर। कैनिंग में वही डिब्बाबंदी इसको हम कहते हैं, जो निकोलस अपार्ट थे ना भाई साहब, उन्होंने इसको खोजा था 1800 आपका 9 के आसपास इसको खोजा गया था, इसलिए इसको अपार्टाइजेशन भी कहते हैं। कैनिंग को क्या कहते हैं, अपार्टाइजेशन, है ना। इसको कैनिंग, इसको हिंदी में कहते हैं डिब्बाबंदी, लिख लो अगर नहीं पता है तो, इसको डिब्बाबंदी भी कहते हैं, है ना। बिल्कुल सील बंद यानी एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं, और ये डिब्बाबंदी की हुई चीजें आपकी लगभग लगभग 1 से 5 साल तक चल जाती है आराम से, कोई चीज भी रख दो आप। तो हरी मटर को अगर पैक करना है तो कितनी जगह आप छोड़ोगे ऊपर, जैसे कि एज अ एग्जांपल ये मेरा डिब्बा है और ये मैंने डिब्बा बना रखा है, तो मुझे डिब्बे में ये मैंने मटर भर दी भाई, तो मटर मतलब जो फुल भर चुकी है, तो मुझे ऊपर कितनी जगह छोड़नी है ये पूछा हुआ है। तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर आप डी देखोगे तो यहाँ पे कह रहा भाई 2 सेंटीमीटर, कितनी जगह आपको छोड़नी है। तो भाई साहब हमारे हिसाब से 2.5, उनके हिसाब से भी 2.5 सेंटीमीटर आपको जगह छोड़नी है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका क्लेज से है। वी शेप्ड फैरो, भाई आप वी शेप का आकार जब आप खेत में जुताई करोगे तो वी शेप का कोण कौन बनाता है, जिसके द्वारा खोला जाता है, तो आपको पता है जो आपका डिस्क, जो आपका यहाँ पे देसी हल है, देसी हल के द्वारा आपका वी शेप का यहाँ पे जो है कोण बनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये जो आकार बनाते हैं 10 सेंटीमीटर का आकार बनाता है देसी हल। ठीक है, सेंटीमीटर में इकाई भी पूछी हुई है। इसका वजन जो देसी हल का होता है 16 से 18 किलोग्राम इसका वजन होता है देसी हल का। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेस्क भी होता है, एमबी यानी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, ये मिट्टी पलट हल भी इसको कहते हैं। ठीक है, रोटरी प्लाऊ भी होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लाउस होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी बैंकिंग सेक्टर से है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशिष्ट अनौपचारिक ऋणदाता कौन। अनौपचारिक आप देख लो ना, क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल लीडर, रूरल इंडिया, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। औपचारिक नहीं हो रही, अनौपचारिक है भाई, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखो ना, नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी सहकारी ऋण समितियां, रिश्तेदार, व्यापारी या ग्रामीण बैंक। भाई अनौपचारिक तरीके से ऋण कौन देगा भाई साहब, हम आपसे पैसे लेंगे उधार के, चलो यार 5,000 रुपए हमको दे दो यार, राम स्वरूप या जो भी तुम्हारा नाम हो, तो आप पैसे दोगे हमें, तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं होता चलो यार ठीक है ले लो, कोई हम ऐसा तो नहीं है भाई साहब आप अपनी जमीन मेरे नाम लिख दो, या आप ऐसा करो कि भाई साहब अपना ऐसा करो आप अपनी जितनी संपत्ति बैंक में जमा हो वो भी मेरे नाम लिख दे, ऐसा नहीं होता। चलो विश्वास भी हम ऋण देते हैं, तो वो होता है एक अनौपचारिक ऋण। तो वो आता है रिश्तेदार और व्यापारियों के बीच जो ऋण चलता है, ये अनौपचारिक ऋण की कैटेगरी में आता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनौपचारिक ऋणदाता। ठीक है, रिश्तेदार या व्यापारी करेक्ट हो गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल था। लेकिन आप नाबार्ड से बैंक ऋण लेने जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी जमीन देखी जाएगी, आपकी क्रेडिट देखी जाएगी, भाई साहब आपकी क्रेडिट कितनी है, आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा, आपका सिविल स्कोर कितना है। यहाँ भी जाओगे तो वही सारी चीजें हैं, ग्रामीण बैंक में जाओगे तो यहाँ पे भी सारी चीजें हैं। ऐसे नहीं दे देंगे हमारे फूफा जी बैठे हैं भाई साहब जाओ ये 50,000 रुपए ले जाओ, नहीं, वो सब चीजें लिखवाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा हुआ है कि भाई ये और डिसीज से क्वेश्चन है, मवेशियों में निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जूनोटिक है, अर्थात पशु से मानव में प्रेषित, वही अभी जस्ट हमने बात करी थी ऊपर, तो यही तो था। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ कैटल जूनोटिक, जूनोटिक यानी मानव से जो आपकी पशु से मानव में फैलती है वो जूनोटिक डिसीज कहलाती है, ट्रांसमिट होती है। खुरपका मुहपका नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। गलघोटू ये भी नहीं फैलती। एंथ्रेक्स बिल्कुल फैलती है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये डिसीज बहुत ज्यादा फैलती है मनुष्य के अंदर, पशु से मनुष्य में, या मनुष्य से आपका पशु में, यह डिसीज फैल जाती है एंथ्रेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज। और इसमें आपको ध्यान रखना 100% जो है मोलिटी रेट है,
यानी मृत्यु दर आपसे कोई पूछे तो इस बीमारी में बहुत ज्यादा है। 6 घंटे के अंदर पशु पता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब इसको हुआ क्या था। और इसमें क्या करना है, इस जो अगर पशु मर जाए तो उसमें पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें पोस्टमार्टम नहीं करेंगे क्योंकि डिसीज जो पोस्टमार्टम करेगा उसको भी डिसीज लग जाएगी एंथ्रेक्स, तो नहीं करते हैं, सीधा पशु को दफना दो, चूना डाल के जला दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो गलघोटू नहीं फैलती है, खुरपका, ये सुअर की बहुत खतरनाक डिसीज है। सुअर की कौन सी, खुरपका मुपका। और गलघोटू आपकी भैंस की बहुत खतरनाक डिसीज है, भैंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। सुअर एफएमडी, एफएमडी बहुत ज्यादा इसको इंपैक्ट करने का काम करती है। बेसिक बेसिक फैक्ट है, आपको लग रहा होगा भैया आंसर बताते हो चलो, पर ये अगर पेपर में आ गए तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम नाइट्रोजन। वही आपका नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस क्रॉप को होगी, गेहूं को, गन्ना को, अलसी को, जौ को। जौ को हटा दो, अलसी को हटा दो, गेहूं को हटा दो, गन्ना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गन्ने को बहुत ज्यादा, आप देखोगे कभी कभी 200 से 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी नाइट्रोजन लगती है, किसको, गन्ना को। गन्ने को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और आप देखोगे अगर आप कभी गन्ना पेड़ी लेने जा रहे हो, गन्ना पेड़ी, ठीक है, गन्ना पेड़ी अगर आप लेने जाते हो तो उसके लिए आपको 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लगती है गन्ने के लिए। और क्योंकि आपको ऑलरेडी सिमिलर से पता है भाई, सेकेरम ऑफिशिनेरम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इससे जैगरी बनता है। जैगरी मीन्स इंग्लिश को कहते हैं जैगरी, गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जैगरी, तो जैगरी वगैरह सब इससे ही बनता है, गुड़ वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि दो मुख्य फसलों के बीच उगाई जाने वाली अल्प अवधि की फसल को क्या कहा जाता है। अल्प अवधि में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो मुख्य फसलों के बीच, दो मुख्य फसलों के बीच, ध्यान रखना, जैसे कि एज एग्जांपल ये फील्ड है मेरी और मैंने दो फसलों के मुख्य बीच में, ये यहाँ पे कोई अलग फसल लगा रखी, यहाँ पे कोई अलग फसल लगा रखी, दो फसलों के बीच में आप जो फसल उगा रहे हो उसको क्या करोगे, इंटरक्रॉपिंग, कैच क्रॉप, नकदी क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, रिले क्रॉपिंग। आप देखो रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिले क्रॉपिंग का तो सिंपल सा आपको पता ही है कि भाई साहब जो फसल बुबी, जो फसल कटी नहीं है, कटाई के पूर्व आप एक फसल को, दूसरी फसल को बोना कहलाता है रिले क्रॉपिंग। नकदी फसल वही कैच क्रॉप, गन्ना वगैरह सीधी खेत से ट्रांसमिट, आपका कोई प्रोसेसिंग वगैरह ज्यादा नहीं होती, आप सीधी खेत से काट के बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग मतलब तो नहीं होने वाला, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कैच क्रॉप, इसका राइट आंसर होगा। कैच क्रॉप आपकी जो है दो मुख्य फसलों के बीच आप लगा दो, क्योंकि कैच क्रॉप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मूंग का। इसका यूज करते हैं, मूंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ कैच क्रॉप के फॉर्म में। और कैच क्रॉप एक टाइप से वो भी क्रॉप होती है कि अगर बाई चांस, लग बाई चांस आपकी फील्ड में कोई फसल नष्ट होगी, आपको तुरंत कोई दूसरी फसल लेनी है उसी सीजन में, तो आप मूंग को भी बो सकते हो, क्योंकि मूंग बहुत कम टाइम में तैयार हो जाए, लगभग 60 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है। तो एज अ कैच क्रॉप ये भी हम कह सकते हैं और एक टाइप से हम ये भी कह सकते हैं, दोनों परिभाषाएं आपकी कैच क्रॉप की हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मक्खन में मंथन के दौरान, मंथन भाई मक्खन को मथना है, ठीक है। मक्खन में मंथन के दौरान अनुकूलित क्रीम तापमान क्या रखा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री, 16 से 18, या ऑप्शन नंबर आप देखो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा यहाँ पे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्यों, 0 पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, 5 से 10 एज अ फेवरेबल टेम्परेचर है कि इस पे आपकी चीजें जमेगी भी नहीं और बैक्टीरिया जो चीजें हैं वो हार्म नहीं करेगी, वो ग्रो नहीं करेगी, उसको खराब नहीं करेगी, ठीक है, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है आपका सफिशियंट है अगर आप मंथन कर रहे हो, मत रहे हो मक्खन को, चर्निंग उसकी कर रहे हो। ये देखो आप लिखा हुआ स्पेशल चर्निंग, अगर आप चर्निंग कर रहे हो इन बटर तो ये टेम्परेचर आपका बेस्ट है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे आम के बागान। भाई साहब ये आम के बागान की बात कर रहे हैं, आम के बागानों को पुराना अनुत्पादक पेड़ों को उत्पादक पेड़ों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आम के 10-10 साल के बागान, पुराने 15-15 साल के बागान है भाई, पुराने हो गए, प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है आपका रेजुनेंस। रेजुनेंस यानी उसकी कायाकल्प करना, पुराने वृक्ष के ऊपर, जैसा एज ए एग्जाम्पल ये आम का कोई प्लांट्स है, मतलब पौधा लगा हुआ है, बहुत बड़ा भी है, तो हम क्या करते हैं कि भाई एक कोई अच्छे प्लांट्स की नई शाखा लेके आओ, इस पे प्रॉपर आप ग्राफ्टिंग करो, बडिंग करो, एक नई शाखा निकालो, यहाँ पे भी अच्छी बडिंग कर लो, प्रॉपर एक नई शाखा निकालो। तो प्रॉपर एक प्लांट्स का कायाकल्प करना ही वही सारी चीजें रेजोनेंस या जीर्णोद्धार, इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार, इसको हम जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा, यानी आम के बागानों को पुराना और अनुत्पादक पेड़ों में वही सारी चीजें, ठीक है, सिमिलर है, कुछ नया नहीं है।
नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? भाई जब बताओ, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 5 जनवरी, 15 अप्रैल, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को आपका जो है यहाँ पे सॉइल डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्हें 5 जनवरी चूज किया हुआ, जो कि बहुत ही गलत था, बेसलेस आंसर था। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक आम का उत्पादन किया जाता है? देखो आया ना, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रोडक्ट हाईएस्ट मैंगो? मैंगो को क्या कहते हैं? इसको बाथरूम फल भी कहते हैं, क्या बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं, मैंजी फेरा इंडिका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 22N बराबर 40 क्रोमोसोम नंबर होते हैं आम के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश, यूएसए, यूके, आम का सबसे बड़ा, भारत जहां पे होगा वो अपन है भाई साहब, ये देखो भारत। भारत पूरे वर्ल्ड का 50% प्रोडक्शन तो अपन ही कर रहे हैं आम का, कोई आसपास नहीं भटक रहा है, ठीक है, कोई आसपास ही नहीं है। और आम्रपाली आपकी एक वेरायटी है जो कि बहुत ज्यादा अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, आम्रपाली वगैरह को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे, ये भी आपका हॉर्टिकल्चर का ही क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेशन से, कि भाई पोटेशियम सॉर्बेट एक संभावित खाद्य पदार्थ है, बिल्कुल है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोगाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है? किस रोगाणु के विरुद्ध ये प्रभावी नहीं? पोटेशियम सॉर्बेट की बात कर रहा है वो, पोटेशियम सॉर्बेट की बात कर रहा है, किसके लिए ये नॉट इफेक्टिव? अगर आप इसको खाद्य पदार्थ में डालोगे तो उसको नहीं किल करेगा, बाकी तो रोक के रखेगा पर इनको किल नहीं करेगा। कौन है? बैक्टीरिया है, मोल्ड है, ईस्ट है, या ऑप्शन नंबर आप देखोगे यहाँ पे डी पूछा हुआ कवक। तो किसको रोकने का काम नहीं करता? ये बैक्टीरिया को रोकने का काम नहीं करता। बाकी आपको ध्यान रखना है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, किसके लिए? आपका ईस्ट के लिए, ईस्ट और आपका मोल्ड के लिए ये इफेक्टिव होता है, ईस्ट और मोल्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव नहीं होता है। कौन? पोटेशियम सॉर्बेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, गाय का पीएच पूछा हुआ है, मिल्क का। गाय के ताजे दूध का पीएच कितना होगा? जो दूध अभी ताजा ताजा अपन निकाल के आएंगे मार्केट का गाय का, उसके पीएच पूछा हुआ, थोड़ा क्षारीय, थोड़ा अत्यधिक क्षारीय, थोड़ा अम्लीय या उदासीन? देखो क्षारीय तो होगा नहीं, क्योंकि दूध के पीएच आप देखोगे 6 पॉइंट, लगभग 6 से ये आसपास आपका देखोगे 6.7 के आसपास होता है, या 6 पॉइंट आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हो, ये आपका पीएच होता है दूध का। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ा अम्लीय तो है, क्योंकि आप देखोगे 7 तो उदासीन की कैटेगरी में आता है, 7 से इधर गए तो आपका क्षारीय हो जाएगा, और इधर आए तो थोड़ा अम्लीय हो जाएगा। तो भाई ये जो पीएच होता है, इसलिए हम क्या करें, थोड़ा अम्लीय होता है, यानी सैलिनिटी एसिडिटी जो है ये देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा अम्लीय होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम किस्म की मुर्गी है जिसे निम्न इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षी के रूप में जाना जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक वेराइटी पोल्ट्री आल्सो नोन एज अ लो इनपुट टेक्नोलॉजी वर्ड? किसको कहते हैं? असील को लो इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कड़कनाथ, वनराजा या हंसली, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो वनराजा होगा। वनराजा ग्राम प्रिय, ये आपकी जबलपुर से रिलीज वेराइटीज है, जेबीएल से यहाँ से इनको निकाला गया था, ये आपकी वेराइटीज नहीं कह सकते हो, इनको प्रजाति कह सकते हो, ठीक है। तो ये जबलपुर से विकसित करी गई थी। एक आपकी थी ग्राम प्रिय, ठीक है, ये भी कुछ इसी कैटेगरी में आती है, हाइब्रिड है ये ग्राम प्रिय। ये जो है लो इनपुट वाली वेराइटीज की कैटेगरी में आती है, ग्राम प्रिय भी है। ये आपकी जो नानाजी देशमुख जो आपका विश्वविद्यालय है, ठीक है, वहां से ये जो है डेवलप करी गई थी वनराजा, एक ग्राम प्रिया भी। हंसली जो आपकी ये मुर्गी की है, ये उत्तराखंड की है, ठीक है, उत्तराखंड से ये डेवलप करी गई थी। कड़कनाथ आपको पता है एमपी की है, एमपी में कहाँ? झाबुआ से ये, कहाँ से? ये झाबुआ से है भाई साहब, झाबुआ, ठीक है। और झाबुआ अलीराजपुर वाला रीजन, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ कड़कनाथ को, 2018 में इसको जीआई टैग भी दिया गया था। और एक चीज और, इसके जो प्रोटीन कंटेंट होता है कड़कनाथ के अंदर 25% प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है, 0% आपका कार्बोहाइड्रेट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है। असील आपकी खेल के लिए बहुत प्रसिद्ध जो है मुर्गी की नस्ल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे ऑप्शन नंबर पूछा हुआ है कि पौधों की छटाई के लिए निम्नलिखित में से किस के बीच, निम्नलिखित में से बीज संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है? यानी पौधों में अगर आप प्रूनिंग कर रहे हो, प्रूनिंग ऑफ प्लांट्स हेल्प मेंटेन बैलेंसिंग बिटवीन, देखो प्रूनिंग हमने देखा था, प्रूनिंग ट्रेनिंग, एक वृक्ष लगा हुआ है तो उसके अंदर आप कभी प्रूनिंग या ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग करने का काम करते हो, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रॉपर प्लांट्स पर? देखो आप कभी अंगूर में अगर ये काम करने का काम करते हो, प्रूनिंग मेनली अंगूर में ही करते हैं, तो उससे क्या इंपैक्ट होता है? आप कभी आपने कभी पढ़ा है कि भाई देखोगे इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑप्शन बोल रहा है कि हार्मोन और पोषक तत्वों का स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण एवं बाष्पोत्सर्जन, प्रारोह वृद्धि और जड़ वृद्धि। ऑप्शन नंबर पौधों की पत्तियों और फल, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट
किस में बढ़ने में यहाँ पे मदद देखने को मिलती है? तो ऑप्शन आप देखो पत्तियां और फल, बिल्कुल यहाँ पे आप देखो लीव्स इज अ राइट आंसर। लीव्स एंड फ्रूट्स दोनों ही यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूनिंग करते हो तो नई शाखाएं निकलती, नई शाखाएं निकलती तो उससे फ्रूट्स बनने का काम करते हैं, नई शाखाएं निकली तो फ्रूट बनेंगे, फ्रूट बनेंगे तो नई पत्तियां भी डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये जो है अगर आप किसी प्लांट्स के अंदर प्रूनिंग करने का काम करते हो तो उससे लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, देखो अब यहाँ पे ये इसने आंसर चूज किया है कि भाई सूट ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ। इससे क्या होगा? सूट रूट ग्रोथ से ये तो ज्यादा होता है बट इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। ज्यादातर देखो हम अगर किसी प्लांट्स को, वो पूछ रहा है उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर आपका मेन पर्पस, आप किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर ये प्लांट्स लगा हुआ है, आप प्रूनिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिले, हमको उत्पादन देखने को मिले। हमारा कहीं उत्पादन के पीछे ही हर हम काम कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं भैया हमारे को लीफ मिल जाए, पत्ती मिल जाए तो उनका करेंगे क्या लीफ पत्ती का। ठीक है, वो अलग जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शन में ये भी तो दे रखा है कि हमको प्रोडक्शन की भी नीड है। ठीक है, हमको फल बहुत ज्यादा चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं ये काम। तो ये इसलिए इस पर हम आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा हुआ कि वॉट इज द कोड प्रोटीन, कोड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉयलर स्टार्टर राशन। ये पूछा हुआ है, जो आपका चूजा होता है मुर्गी का, ये शुरुआती स्टेजेस में जब होते हैं तो उसको बायलर कहते हैं। बायलर देखो मांस के लिए पाला जाता है बेसिकली। ठीक है, इनसे क्या बायलर जो होते हैं ना, बायलर स्टार्टर, इनको मांस के लिए पाला जाता है। और अगर आप किसी पक्षी को मांस के लिए पाल रहे हो तो मांस के लिए क्या सिंपल सा फंडा ये होता है कि इसको प्रोटीन चाहिए। देखो आपको पता है प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग में बहुत मदद करता है प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारे लोग खाते हैं ना डिब्बे वगैरह, वे प्रोटीन के डिब्बे आते हैं, तो मसल्स वगैरह में प्रोटीन में ग्रो करता है। तो भाई शुरुआती स्टेज में है तो उसको प्रोटीन तो ज्यादा लगेगा। ऑप्शन आप देख लो ना, 20 से 23 ग्राम, 16 से 18, 11 से 22। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? 25 से 27। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 25 से 27 आपका इज अ राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 25 से 27 नहीं, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 23 हो जाएगा, 25 27 नहीं होगा, ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके बायलर एक फिनिशर भी होता है, एक बायलर स्टार्टर होता है। तो बायलर फिनिशर जो होता है उसको लगभग 20 से 21% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 से 21, ये तो ज्यादा हो जाए क्योंकि इतना प्रोटीन नहीं देते हैं, और एक मुर्गी को नॉर्मल 16 से 18% प्रोटीन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है यहाँ पे नहीं होगा आंसर, इसको सही कर लेना। ठीक है, मैं ज्यादा इसको मोटा करने के चक्कर में भावनाओं में बह गया, तो ये हो गया। मैंने कहा चूजा अच्छा अस्पष्ट हो जाए इस चक्कर में। चलो नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा हुआ है, एक डेयरी फार्म में सबसे बड़ा खर्च इस पर होता है, किस पर होगा? भाई सबको पता है कि डेयरी फार्म अगर खोलोगे तो इन डेयरी फार्म लार्ज एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड। तो किस पर ज्यादा खर्च होगा? श्रम पर, मजदूरी पर, चारे पर, उपचार पर, जब नहीं चारे पर। किसी भी उसका आप खोलोगे तो 60 से 65% आपको जो है चारे पर खर्च करना पड़ता है किसी भी पशुशाला में। उसकी जो है, अगर आप 100 रुपए आपने रखे हुए हैं कि भाई हम ये गाय के लिए खर्च करेंगे, तो उसमें 60 से 65 रुपये आपके पास जो जाएंगे वो किस में जाएंगे? डेयरी फार्म में, जो है लार्ज जो है फार्म में सबसे बड़ा खर्चा होता है चारे के लिए, उसको प्रॉपर भूसा वगैरह का इंतजाम करने में ये जाएंगे, आपके खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि गाय में कुल कृंतन दांतों की संख्या, कृंतन दांत की संख्या कितनी होती है? अब ये नहीं पूछा कि ऊपरी जबड़े में कि निचले जबड़े में कितने कृंतन दांत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई एक गाय जो आपकी है उसमें कितने कृंतन दांतों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन आप देख ही सकते हो, 4 ऑप्शन में हो गया, 8 हो गया, 44 हो गया, 44 दांत तो वैसे भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका जाएगा। नेक्स्ट 8 यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गाय में आपके 2 टाइप्स के दांत निकलते हैं। एक होते हैं आपके शुरुआती स्टेज में नॉन परमानेंट दांत, मतलब नॉन परमानेंट मतलब ऐसे कि वो गिर जाएंगे। एक होते हैं परमानेंट दांत। ठीक है, 2 टाइप्स के दांत निकलते हैं जो परमानेंट रहते हैं, फिर वो जब वो मरेगा तभी वो दांत जाएंगे। ठीक है, दांत तो जलते भी नहीं है। चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ डिब्बाबंदी, ये आ गया एक डिब्बाबंदी का क्वेश्चन। वही डिब्बाबंदी भोजन, सूखे डिब्बाबंद भोजन को छोड़कर कितने समय तक रखा जा सकता है एक डिब्बाबंद को? हाउ लॉन्ग कैन बी कैंड फूड? वही कैंड है ना आपका, नॉट ड्राइड, ड्राइड फ्रूट नहीं है, कैंड है। कैंड मतलब वो थोड़ा गीला है, सूखा नहीं है। तो उसको कितने साल तक आप रख सकते हो? 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 1 साल से कम। ऑप्शन नंबर डी पूछा हुआ है कि भाई 1 से 5 साल, 1 से 5 साल आपका राइट आंसर हो। मैं अभी जस्ट आपको कैनिंग के बारे में बता के आया था कि 1 से 5 साल जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आपका पूछा हुआ बीमारियों से एक और क्वेश्चन, कि इसमें क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ कैटल एंड टिक बॉर्न? टिक बॉर्न का मतलब टिक्स, टिक्स जो आपके टिक्स होते हैं, पिस्सू, इनको हिंदी में कहते हैं पिस्सू। ठीक है, पिस्सू इनको कहते हैं, पिस्सू। ये बहुत ज्यादा पशु को लगते हैं, उनकी स्किन पर रहते हैं, खून चूसने का काम करते हैं।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए पूछा हुआ कि मवेशियों को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टिक जनित है। टिक जनित है तो रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, पायरोप्लाज्मोसिस, बिल्कुल भाई आपकी पायरोप्लाज्मोसिस होगी ना, हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया नहीं होगा। ये हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया दिया हुआ है ना, ये गलघोंटू का नाम है, गलघोंटू इसको कहते हैं, गलघोंटू हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया, इसको एचएस भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, सब पढ़ के आए हो। और ये पायरोप्लाज्मोसिस, पायरोप्लाज्मोसिस इसको लाल पेशाब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसको लाल पेशाब के नाम से भी जानते हैं। तो मवेशियों में निम्नलिखित में से कौन सी टिक फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, टिक्स के माध्यम से होती है, ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है डेयरी का, देखो स्कोर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको सिलेबस में बताया था, याद हो। फॉर अ जजिंग ऑफ डेयरी काउ बाय अनफिल्ड स्कोर कार्ड मेथड्स, मतलब स्कोर कार्ड आपको तय करना है गाय के लिए, तो वो पूछा हुआ कि यूनिफाइड स्कोर कार्ड विधि द्वारा डेयरी गाय को तय करने के लिए आमतौर पर डेयरी को दी जाने वाली महत्व, डेयरी पशु की बात कर रहा है वो, ये ध्यान रखना। डेयरी गाय के लिए जो स्कोर बता रहा है तो 20%, 15%। ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे नीचे, तो ऑप्शन दिया हुआ है 40%, ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 40% दिया हुआ है, देन यहाँ पे 25% भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, स्कोर यूनिफाइड स्कोर कार्ड की बात कर रहा है वो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, नहीं बना होगा बहुत सारे स्टूडेंट से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कुछ फसलों की कटाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जुताई उपकरण है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कुछ फसलों की कटाई सहित, ठीक है, कटाई भी चल रही है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए किए जाने वाला जुताई उपकरण आप देखोगे हैंड टाइन, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल देखा होगा। सीड ड्रिल क्या करता है? जुताई का भी काम करता है। और एक इसमें स्पैड दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पैड दिया हुआ है और रेक दिया हुआ है। तो जो कोई ये आपका स्पेड करके एक इक्विपमेंट होता है, कुछ फसलों की कटाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जुताई का उपकरण है, तो वो आपका यहाँ पे जो है स्पेड करके एक इक्विपमेंट है। ये भी क्वेश्चन नहीं बना होगा बहुत सारे स्टूडेंट से, स्पेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुक्का लग जाए वो बात अलग है, बट स्पेड जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सीड्रिल तो आपको बेसिकली आप आंसर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते थे, दो ऑप्शंस तो आप यहाँ पे आराम से हटा देते कि हैंड टाइप नहीं हो सकता, सीड्रिल नहीं हो सकता, क्योंकि सीड्रिल बुवाई का काम करता है, कटाई का काम नहीं करता सीड्रिल, तो ये ऑप्शन से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन रहता है रेक और यहाँ पे स्पेड। तो अब आपकी किस्मत करती भाई, आप तुक्का लगाते तो आप आराम से स्पेड तक पहुंच जाते, देन आप आंसर सही कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक और पूछा हुआ है एमबी हल, वही मोल्ड बोल्ड प्लाउड की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था। मोल्ड बोल्ड हल के मामले में पिछले फुरों में पुनः भरने को द्वारा जांचा जाता है, किसके द्वारा? शेयर के द्वारा, लैंडस्लाइड, फ्रॉग, या यहाँ पे मोल्ड बोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है आपका, इसको क्वेश्चन को कैंसिल ही कर दिया था, क्वेश्चन कैंसिल्ड। ठीक है, क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया भाई इसको। नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है कि दूध में बसा इस रूप में मौजूद होता है। बसा किसके रूप में जो है दूध में पाया जाता है? बताओ ना, आपको पता है मिल्क के अंदर जो है आपका दूध होता है, कोलाइडल फॉर्म में होता है, मिश्रण के फॉर्म में होता है, वास्तविक विलयन के पायस इमल्सन के रूप में, किसके फॉर्म में होगा? तो यहाँ पे आपका जो मिल्क होगा वो इमल्शन यानी पायस के रूप में पाया जाता है। इमल्शन इज अ राइट आंसर। बसा 2 से 5 जो है माइक्रोमीटर की आपकी बसा गुलिकाओं का आकार होता है। भैंस में ज्यादा होगा क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, बकरी में इसके बराबर ही होगा। आप देखो श्रेणीकरण यानी ग्रेडिंग अप की अवधारणा किस प्रकार के पशु प्रजनन का उदाहरण है? ग्रेडिंग अप की बात कर रहे हैं, आपका जो एनिमल ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शंस आप देखो, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप का मतलब वो नहीं था छांटना, कि भाई जैसे छांटना, जैसे कि हम टमाटर हम क्या करते हैं एज एग्जांपल, चलो ऐसा सेव का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल है, तो एक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्पल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोई थोड़ा मीडियम क्वालिटी का है, कोई बहुत ही घटिया क्वालिटी का, उनको छांटना। तो ये एप्पल हो जाएगा आपका 100 रुपए वाला, ये आपका एप्पल हो जाएगा 50 रुपए वाला, ये एप्पल हो जाएगा आपका 30 रुपए वाला। तो ऐसे ही पशुओं में भी ग्रेडिंग करते हैं। तो आउट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन या इन ब्रीडिंग, ये ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ, तो अपन क्या काम करोगे यहाँ पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार ये पेपर में ऐसे क्रॉस जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे गलत नहीं करना है अपने को। ठीक है, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे तो आउट ब्रीडिंग चलता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि इन ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा क्या, इन ब्रीडिंग में आपको पता है वही 2 से 3 संततियों के वो आपका क्रॉस प्रजनन करा दे, इससे प्रॉपर खराबी होती है नस्लें, कोई उससे बहुत ज्यादा नए लक्षण आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन ब्रीडिंग तो आपका किसी भी हालत में आंसर नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि इससे नस्ल ही खराब होती है इन ब्रीडिंग से, क्योंकि आप क्लोज में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हो आप अपने वही माता पिता ले लो, माता पिता के आप और सगे संबंधियों में ले लो, तो इनमें क्या होता है नए लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, तो इससे चीजें खराब ही होती है।
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का तो आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आउट ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में भी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप आउट ब्रीडिंग करोगे, आउट ब्रीडिंग मतलब 6 पीढ़ियों से बाहर अगर आप ये चीजें करवाओगे तब आपको नए लक्षण देखने को मिलेंगे। 6 पीढ़ियों से बाहर की चीजें हैं ये, तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या बात कर रहा है क्वेश्चन में, आप देखो यहाँ पे ग्रेडिंग अप की बात कर रहा है वो, श्रेणीकरण की, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटे क्षेत्र के ट्रैक्टर दक्षता देते हैं। छोटे क्षेत्र के जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर इन स्मॉल फील्ड, ट्रैक्टर तो बड़ा है लेकिन आपके छोटे क्षेत्र में ट्रैक्टर चल रहा है तो उसकी दक्षता कैसी होगी, सामान्य होगी, अनुकूलतम होगी, उच्च होगी या निम्न होगी। तो उसकी दक्षता कैसी होगी ये अपने से पूछा हुआ। दक्षता मीन्स उसका एफिशिएंसी, वो कैसे वर्क करेगा। तो भाई लो, उसका लो होगा क्योंकि क्षेत्र बहुत छोटा है, ट्रैक्टर आपने अच्छा खासा ले रखा है तो उसकी निम्न स्तर का होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक ट्रैक्टर का पता होगा कि भाई एक ट्रैक्टर 30 से 35 एचपी का होता है, ठीक है। तो कम से कम आपके पास एक ट्रैक्टर, एक अवधारणा भी बनी हुई है कि अगर आप 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर ले रहे हो तो कम से कम आपके पास 10 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, 10 हेक्टेयर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, किसान आजकल 1 हेक्टेयर में भी ले लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले रानीखेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% मॉडलिटी रेट कोई बचा नहीं सकता, भगवान भी आ जाए तो इसको नहीं बचा रहा। अगर किसी को रानीखेत हो गया तो उसका झुंड साफ होना तय है। मुर्गी आप सो जाओगे, सुबह आपको साफ मिलेगी कि भाई साहब अभी तो ये जिंदा थी, कुड़ुक कुड़ुक की आवाज, आज तो खत्म है। तो ये बहुत खतरनाक डिसीज होती है रानीखेत, इसको न्यू कैस्टल डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू कैस्टल, इसको न्यू कैस्टल डिसीज भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ये हार्मफुल होती है, झुंड के झुंड साफ कर देती है। ये डिसीज को खोजा गया था, कुमायूं की पहाड़ियां हैं जो कुमायूं, वहां इसको देखा गया था। तो रानीखेत रोग में वैक्सीन का HF स्ट्रेन चिकन को किस आयु में लगता है, 12 से 13 दिन, 0 से 3 दिन, 18 से 21 दिन या 5 से 7 दिन की आयु में। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, 5 से 7 दिन की आयु में आपका यहाँ पे जो है टीका लगेगा। कितने दिन की आयु, 5 से 7 दिन में है, आपको पहला टीका लगवा लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, क्योंकि रानीखेत बहुत गंभीर डिसीज है। और एक होती है आपकी मारेक, ठीक है, मारेक, मारेक डिसीज भी लगती है जिसका 1 दिन की आयु में टीका लगाते हैं। किस दिन में, 1 दिन की आयु में। नेक्स्ट अपन बात करने वाली यहाँ पे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सहकारी समितियां किसानों की उपज को एकत्रित करके सामूहिक रूप से बेचने पर केंद्रित होती है। क्या पूछ रहा है वो, कि किस प्रकार की सहकारी समिति किसानों की उपज को एकत्रित करके, बात कर रहा है ना सहकारी समिति, किसानों की खरीदी कर ली भाई, खरीदी कर ली, किसानों की जगह जगह से खरीदी कर ली और यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। एकत्रित करके समूह रूप से बेचने पर केंद्रित, यानी सामूहिक रूप से इकट्ठा करके ये एक जगह बेच रहे हैं, सामूहिक रूप से बेचने पर केंद्रित है। कौन, ऋण सहकारी समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियां, आवासीय समितियां, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पूछा हुआ है कि उत्पादक या क्रियान्वयन सहकारी समितियां। तो एक अगर आदमी वहां पे बेच रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्पादक और विपणन सहकारी समितियां। ये वही काम करती है, विपणन विपणन समितियां जो होती है अपनी जिले वाइज, तो यही तो काम करती है, एकत्रित करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, देन फिर बेचती है। नेक्स्ट आप देखोगे, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक, मिट्टी के निर्माण को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा के निर्माण में ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा, कौन होगा, जीव, जनक जो है सामग्री, जलवायु या समय। तो देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपैक्ट करेगा वो करेगी आपकी जलवायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलवायु सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, आपको पता है। जलवायु मीन्स आप देखोगे तो कभी तापमान बहुत ज्यादा हाई होगा, अलग अलग जलवायु आप देखो, दिखते नहीं हो, आप रेगिस्तान साइड चले जाओ तो वहां पे तापमान बहुत हाई देखने को मिलता है। बारिश कहीं कहीं आप देखो तो बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा, कहीं कहीं वहां पे शुष्क मौसम भी होता है। शुष्क मौसम होगा तो वहां पे मिट्टी में जो नमक भी ज्यादा होगा, ठीक है, मिट्टी में क्या होगा, नमक ज्यादा होगा। तो ये जो जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर कहीं ना कहीं सॉइल को जो है निर्माण में बहुत ज्यादा रोकने का काम करते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली कीटाणुनाशक जिसका उपयोग जल आपूर्ति के विसंक्रमण के लिए किया जाता है और दुग्ध जलन यानी मिल्किंग वर्म उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग पावरफुल जो है डिसिग्निफिकेंट यूज स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज नॉट अ एडवाइज यूजिंग मिल्क बर्न, यानी जो क्रशॉल, कास्टिक सोडा, फिनॉल, ठीक है, जिसकी सलाह नहीं दी जाती कीटाणुनाशक नष्ट करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। तो किसका आप यहाँ पे जो है अवॉइड करोगे, भाई ये नहीं देना है, तो यहाँ पे अवॉइड करना ब्लीचिंग पाउडर का। किसका, जो ब्लीचिंग आपका पाउडर है इसको आपको अवॉइड करना है, ये नहीं देना है उसको, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे अगले क्वेश्चन, 75% से अधिक धूप में 75% से अधिक धूप में सुखाई गई हरी हरी घास को क्या हे कहा जाता है? उसको हे कहेंगे और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। 75% सूखी हुई है, साइलेज है। सब्जी ब्लीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्लांचिंग करने का। सब्जियों में ब्लांचिंग करते हैं ना, तो ब्लांचिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना, ऊतक गैस को हटाना, यानी ऊतक के अंदर जो गैस है उसको हटाना, रंग निर्धारण करना, या एंजाइम निष्क्रियता, इनएक्टिव ऑफ एंजाइम, ये ध्यान रखना। जो है एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं मेनली, जिससे आपका एक और एंजाइम होता है पीओपी, पीपीओपी मतलब पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ होता है, सॉरी ये काट देना, पीपीओ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको भी इनएक्टिव करने का काम करते हैं। ये O2 की प्रेजेंट में आपने कभी देखा हो, एक एप्पल को अगर आप काट के रखोगे तो वो पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, वो इसी एंजाइम के कारण देखने को मिलता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। वो O2 के संपर्क में आया और उसने एप्पल को खराब करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज लिए एंजाइम को इनएक्टिव करते 2 से 5 मिनट के लिए, आपको पता है ब्लांचिंग करते। ब्लांचिंग का मतलब यही होता है, तो गर्म पानी में आप उसको गर्म करो, तुरंत उसको ठंडे पानी से धो दो या ठंडे पानी में डाल दो, तो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ये ब्लांचिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले गर्म, जो है गर्म कहा यार, नर्सरी। नर्सरी तैयार करने में डैपोक विधि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अपनाई जाती है? डैपोक आपको पता ही है, धान के लिए, अपने ओराइजो सटाइवा के लिए, धान की पेड़ी, धान की पेड़ी, ठीक है, धान के लिए डैपोक विधि का यूज करते हैं, SRI मेथड्स का यूज करते हैं, आपको सब पता है, ठीक है। ये डेपोक मेथड्स वही आपकी कि भाई सब चलेगा, ये तो बहुत कम समय में तैयार होती है डेपोक में, लगभग 11 से 14 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसमें आप देखोगे छत पर आप इसको एक दिन के लिए आप जो है धान के सीड को फुलाकर डाल दो, ठीक है, छत पर, मतलब पहले तो आपको पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है, भिगोने के बाद आपको सिंपल सा छत पर डाल दो, 1 सेंटीमीटर की मोटी परत से उसको ऐसे स्ट्रेट कर दो, उस पर ढक दो, 13 से 14 दिन में आप देखोगे उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल आएंगी और वो आपकी शोइंग के लिए तैयार हो गए, जाके प्लांट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी ऐसा ही डेपोक मेथड है, सिंपल। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे कि पशुओं को खनिजों की कमी से बचाने के लिए वयस्क पशु को प्रतिदिन निम्न देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो यहाँ पे प्रति पशु साधारण नमक 50 और 60 ग्राम और 50 ग्राम अस्थि चूर्ण यानी बोन मील देना चाहिए, वही हड्डी का चूरा, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। प्रति पशु साधारण 50 नमक 50 ग्राम, 60 ग्राम और 60 ग्राम अस्थि चूर्ण देना चाहिए। तो क्या देना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आप देखो, प्रति पशु केवल 50 से 60 ग्राम साधारण नमक देना पड़ेगा। देखो ये 2 ऑप्शन तो गए आपके, ये 2 ऑप्शन में, अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या देना है आपको? तो आपको यहाँ पे देने का काम करना है, प्रति प्रति पशु साधारण 50 ग्राम और 60 ग्राम आपको नमक देने का काम करना है, अस्थि चूर्ण भी देने का काम करना है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे आप देखो, पोस्टमार्टम से रिलेटेड चीजें हैं कि भाई निम्नलिखित में से किसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना, आपका जो एंथ्रेक्स डिसीज होता है इसमें आपको पोस्टमार्टम नहीं करना है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सब आपको पता है, जेनेटिक फैलने का काम करती है, ठीक है, अभी जस्ट हम बात करके आए। निम्नलिखित में से कौन सा चीज और क्रीम बनाने का एक उप उत्पाद है? तो क्रीम और चीज बनने के बाद कौन सा एक उप उत्पाद बनता है? दूध को फाड़ के, ठीक है, आपको पता है वे प्रोटीन वगैरह दूध से बाहर निकल जाती है, तो इसमें जो है मेनली आप देखोगे तो मट्ठा वे बनता है, वो है मट्ठा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे, इनमें से कौन सी विशेषता औपचारिक और अनौपचारिक ग्रामीण ऋण के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करती? औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करती, फॉर्मल और इनफॉर्मल, कौन सी है? गिरवी की आवश्यकता यानी संदर्भिक, यानी नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे, ऋण मौसमी प्रकृति, ब्याज दर या कानूनी ढांचा, ये सब डिपेंडेंट है, बट सीजनल यानी ऋण की मौसमी प्रगति डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती है, वो तो आप समझ गए होगे, आंसर सही लग जाता है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं तो। किस बाग का लेआउट एक महत्वपूर्ण कार्य है? द लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड इन इंपोर्टेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, किसी बाग के लेआउट एक महत्वपूर्ण कार्य है, कैसा? फलों के पौधे लगाने के लिए एक स्थान पता लगाना, उचित जल निकासी के लिए नालियों का स्थान का पता लगाना, किसी बाग में सड़कों का स्थान चिन्हित करना, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई के लिए नाली स्थानों को चिन्हित करना। तो क्या हो जाएगा? ऑर्चर्ड आपको तैयार करना है, तो वही फल की बात चल रहा है तो ऑर्चर्ड की बात करेगा, ठीक है। फलों के पौधे लगाने का पता लगाना, फलों के पौधे लगाने के लिए स्थान का पता करना, वही तो लेआउट है, एक लेआउट तैयार करेंगे ना, किस विधि का आपको सिलेक्ट करना है, वर्गाकार, हेक्सागोनल, क्वीन केस्ट, कैसी मेथड चूज करनी है। नेक्स्ट आप देखोगे कि दूध को 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाता है, और फिर लैक्टोबैसिलस कल्चर का उपयोग किया जाता है और 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है, ताकि डॉट 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 नामक एक लोकप्रिय दूध उत्पाद तैयार किया जा सकते हैं। तो कौन सा योगर्ट यानी दही बनेगा, मलाई बनेगी, रबड़ी बनेगी, कंजेस्टेड मिल्क बनेगा? क्या बनेगा? देखो कंजेस्टेड मिल्क ऑप्शन से जाएगा,
तो क्या बन रहा है अब, अगर इतने टाइम तक आप दूध को रख रहे हो, वो ठंडा भी कर रहे हो, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपकी, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दही या योगर्ट बनने का काम चल रहा है, ठीक है, दही या योगर्ट आपको बनाना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दही या योगर्ट 3 से 4 घंटे के लिए। रबड़ी वगैरह मत चले जाना, मलाई की साइड मत चले जाना, क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि पशुओं की दुधारू नस्ल गिर निम्नलिखित किस राज्य से, तो गिर आपको सभी को पता है गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात के काठियावाड़ी से, ठीक है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितना था, 516, आप देखो 536 मिलियन, 516 मिलियन, 526 मिलियन है, 506 मिलियन, तो देखो मेरे हिसाब से 516 मिलियन के आस 576 मिलियन बता रहा भाई इसमें, ठीक है, तो 576 मिलियन आपको लगा लेना है। खैर ये तो सब फर्जी आंकड़े ही होते हैं, 536 मिलियन है, अब बनाए जाते हैं सब ऐसे ही, पशु जनगणना चलती है टाइम पास वाली, ठीक है, तो 536 मिलियन के आसपास था ये 20वीं पशु जनगणना, और अब 21वीं पशु जनगणना भी हो चुकी है, उसके डाटा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंगूर फसल की अंगूर फल की फसल का व्यावसायिक प्रसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा करोगे अंगूर का व्यावसायिक प्रवर्तन, वही हमने अभी जस्ट बात करी थी आपसे, ग्राफ्टिंग करोगे, आप क्या करोगे, हार्डवुड कटिंग, टिफ कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, या यहाँ पे ग्राफ्टिंग, तो क्या करने का काम करते हैं अंगूर में, हार्डवुड ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या करेंगे, हार्डवुड ग्राफ्टिंग करने का काम करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सख्त तना कलम, क्या करेंगे, सख्त तना कलम, हार्ड इसको, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए, तो अभी तो बात करी थी कड़कनाथ, कालामासी, इसको कालामासी के नाम से भी जानते हैं, काले मांस के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, ठीक है, अच्छी खासी बजनी जो है नस्ल होती है, ये अच्छी भारी भरकम, सभी नस्लों में भारी भरकम नस्ल है, ध्यान रखना, ब्रह्मा, ठीक है, वन राजा वही ग्राम प्रिया, असील वही खेल के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में जौ की खेती सर्वाधिक होती है, जौ, हॉर्डियम बल्गेर की बात कर रहा है, किसकी, हॉर्डियम बल्गेर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीट के जैसी ये क्रॉप होती है हॉर्डियम बल्गेर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 14 होते हैं, क्योंकि जौ है, बहुत ज्यादा सीड रेट वही 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड रेट लगते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 22 × 5 × 10 सेंटीमीटर, या आपका 5 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, दोनों का अलग अलग होता है, तो इसका फसल अंतरण भी होता है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटका, तो सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर, क्योंकि वहीं पे आपका क्या हो रहा है, गेहूं भी उगा रहा है, तो वहीं पे जौ भी सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गाय की औसत गर्भधारण अवधि, यानी द, क्या पूछ रहा है वो अपने से, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ का गेस्टेशन पीरियड औसत कितना होता है, 10 महीने 10 दिन, 6 महीने, 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन, या 9 महीने 9 दिन, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भैंस का होता है 10 महीने 10 दिन, आपको सबको पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी भारतीय नस्ल है, सबसे भारी भारतीय भैंस है, सबसे भारी जाफराबादी, सबसे भारी कौन है, जाफराबादी, ठीक है, ध्यान रखना, बी इसका राइट आंसर होगा, सबसे भारी नस्ल है ये। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा हुआ, ग्रेडिंग अप के माध्यम से गैर वर्णित मवेशियों को 99% शुद्ध नस्ल में परिवर्तित करने के लिए कितनी पीढ़ियों की आवश्यकता होती है, तो अपने को सबको पता है भैया, यहाँ पे 7 पीढ़ियों की आवश्यकता होती है, 7 पीढ़ियों तक आप ये काम करोगे, ठीक है, पढ़ाई भी होगा आपने F1 F2 वो सारी चीजें, कितने कितने % सुधार हो रहा है नस्लों में। नेक्स्ट आप देखोगे गाय, भारत में पशुधन की उत्पादन सांख्यिकी 2019 के अनुसार भारत दुनिया में डॉट 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 उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, किसके उत्पादन में तीसरे स्थान पर है अपन, ठीक है, बताओ, बेसिकली मांस के में भी अंडा में अपन चल रहा है, ठीक है, अंडा प्रोडक्शन में अपन टॉप पर बैठे थे भाई, तीसरे नंबर पर है, ठीक है, और अभी वर्तमान टाइम में 103 एग्स प्रति व्यक्ति हमारे कंट्रीज में उपलब्धता है, 103 एग, कितना, 103 एग, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मास में अपन 5वें नंबर पर आते हैं, चौथे 5वें नंबर पर अपन बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी जो है अभी अंडे में आप देखोगे तो 103 जो है एग्स पर डे की आवश्यकता है यहाँ पे, और अंडे का उत्पादन हमारे देश में 95 बिलियन के आसपास एग का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और पर व्यक्ति जो है यहाँ पे एग की उपलब्धता 103 ग्राम के आसपास है। मिल्क में अपन यहाँ पे टॉप पर बैठे हैं, क्या टॉप पर बैठे हैं भाई मिल्क में, ध्यान रखना, मिल्क को लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट मतलब हम मिल्क को निर्यात भी नहीं करते हैं, टॉप पर बैठे हैं। पर व्यक्ति जो मिल्क की उपलब्धता है हमारे देश में वो लगभग अभी पहुंच गई है 475 ग्राम पर व्यक्ति पर डे उपलब्धता है हमारे देश में, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, डेयरी फार्मिंग, यानी डेयरी फार्मिंग का थंब रूल, प्रत्येक डॉट 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 डेयरी गायों पर एक लेबर,
अरे इसकी बात कर रहा है, वो काम करने वाले नहीं लगते, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो उसके लिए लेबर पूछा हुआ है कि एक लेबर कितने आदमी पर लगेगा डेयरी दुधारू पशु के लिए, 10 लगते हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन घुमा देता है, बस वही है। डीएपी इज द सोर्स ऑफ, डीएपी किसका अच्छा सोर्स है, डाई अमोनियम फॉस्फेट किसका सोर्स है, तो नाइट्रोजन और फोस्फेट दोनों का सोर्स है, यहाँ पे एनपी के दोनों का सोर्स माना जाएगा ये, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आप कुछ कुछ ब्राउनिश कलर का होता है, एक एक संक्रिय जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, एक संक्रिय मेंडेलियन यानी मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस को जीनोटाइप F2 के अनुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई अनुपात, क्या हो जाएगा अनुपात, 3:1, क्वेश्चन को कैंसिल ही कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे इंक्यूबेशन मशीन, वही इंक्यूबेटर का यूज कर रहे हैं ना, इंक्यूबेटर मशीन का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है, किसके लिए, चूजों की ब्रूडिंग के लिए, अंडों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन हटा दो, अंडों की हेजिंग के लिए या चूजों को कलिंग करने के लिए, नहीं हेजिंग ऑफ एग, ठीक है, हेजिंग ऑफ एग। जब प्रजनन की देखो इसको 1700 कुछ में 1789 में र्यूमर ने सबसे पहले इसको बनाया था, किसको, एक इक्विपमेंट को, आपका जो हेजिंग वाला इक्विपमेंट है ना, इंक्यूबेटर मशीन को सबसे पहले उसने बनाया था र्यूटर ने। जब प्रजनन की जांच के लिए चिकन अंडे की स्थापना के बाद ऊष्मायन अंडे यानी कैंडलिंग की जानी चाहिए, इस प्रश्न का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, कृपया इसे चेक कर लें। क्या घुमा रहा है यार। When is the candling incubated eggs should be done after setting of chicken eggs to check fertility? भाई कैंडलिंग परीक्षण करते हैं ना, वो इसकी बात कर रहे हैं, 2 बार कैंडलिंग परीक्षण करते हैं, आपने 2 बार कैंडलिंग परीक्षण करने का काम करते हैं, हम चेक करते हैं फर्टिलिटी जानने के लिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि पहला आप देखोगे 7 से, पहले हम करते हैं 5 से 7 दिन में, 3 से 4 दिन में, 12 से 14 दिन में, 18 से 20 दिन में, 5 से 7 दिन, ठीक है। क्या घुमाता है क्वेश्चन, क्या घुमाता है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी, इस किस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की संस्था, सहकारी संस्था है, क्रेडिट, नाफेड दूध से तो रिलेटेड है नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर विपणन, ये आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नाफेड। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सभी को पता है, ये तो बच्चा भी पैदा हो रहा है अभी, उसको भी पता होगा, CRI स्टेज, ठीक है। 30 दिन में आती है, 30 से 35 दिन में आपको पहली बार सिंचाई कर देनी है, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें परमानेंट जो है रूट का डेवलपमेंट होता है, किसका, परमानेंट रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ पे भारद्वाज, CL भारद्वाज साहब ने बताया था इस रूट के इनिशिएशन के बारे में। नेक्स्ट आपकी भारत में ग्रामीण भारत में ग्रामीण ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी, ग्रामीण की बात कर रहा है, अपने गांव की, ठीक है। ICAR, नाबार्ड, IDBI, SBI, नाबार्ड देगा, कौन देगा, नाबार्ड देगा ना, ग्रामीण स्तर पर तो यही काम कर रहा है, बताओ ना, करेक्ट आंसर नाबार्ड होगा, इसने ICAR लगाया, ICAR कब से ऋण देने लगी भाई। नेक्स्ट आपको तो पता होगा नाबार्ड के बारे में, ठीक है, कि इसको स्थापित किया गया था कब, 12 जुलाई 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया, कहाँ, मुंबई में इसका जो है केंद्र बना हुआ है। भारत गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, अगर आपको गाय में कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, तो कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है, कामोदन यानी एस्ट्रेशन की शुरुआत, एस्ट्रेशन के तीसरे दिन, समाप्ति, एस्ट्रेशन की समाप्ति के मध्य करवाएंगे, सबसे बेस्ट टाइम यही होगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लौकी की बीज दर। लौकी की सीड रेट पूछ ली, लेजिलेरिया साइसेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है, 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या यहाँ पे 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो 1 से 2 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, की बहुत ज़्यादा सीड रेट नहीं लगेगी इसमें। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे यहाँ पे एक नियम के रूप में 1 किलो मेंटेनेंस राशन के साथ डेयरी गायों की उत्पादक प्रेरक लीटर दूध के लिए 1 किलो अतिरिक्त सांद्र मिश्रण दिया जाना चाहिए। ये आपसे राशन की बात कर रहा है, नहीं मेंटेनेंस राशन की बात कर रहा है। तो 5 किलो देना चाहिए, 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो क्या देना चाहिए भाई, दूध वाली गाय है, मेंटेनेंस राशन देना है, तो आपको 3 kg देना है, ठीक है, 3 kg, वैसे 2.5 किलो, 2.5 kg भी देते हैं, 2.5 भी देते हैं, तो इसलिए आंसर हम 3 kg ले लेंगे, ठीक है, 2.5 देते हैं बेसिकली। नेक्स्ट अपन बात करने वाले किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हरी खाद के पौधे मुख्य रूप से डॉट 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 परिवार से संबंध, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, पोएसी, लेग्यूमिनेसी से आएंगे, ठीक है, लोबिया वगैरह सब कुछ वहीं से बिलोंग करते हैं, काउपी वगैरह। क्रीम सेपरेटर मशीन के दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आदर्श टेम्परेचर पूछा हुआ है, 85 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन से जाएगा, 30 से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, 27 से
30 डिग्री सेल्सियस। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग 16 से 18 होना चाहिए, ठीक है। क्या राइट आंसर है? 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 35 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा राइज रिवीजन नहीं किया मैंने, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है इन क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दीर्घकालीन पुनरावृत्ति लोन प्रदान करती है? दीर्घकालीन पुनरावृत्ति, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है, 5 साल के बाद आप चुकाओ, ठीक है। ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे नाबार्ड हो गया, केसीसी हो गया, पीएमएफयूवाई हो गया, और यहाँ पे एक हो गया क्या, डीआर, देखो ऑप्शन से जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर नाबार्ड है, ठीक है। नाबार्ड ही तो ऋण दे रहा है किसानों के लिए, आपको कहीं जाना ही नहीं है। केसीसी भी देता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये बात कर रहा है किसकी? एफएसएसएआई। एफएसएसएआई मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पे इसका सेंट्रल है? इसके जो है स्थापना आपसे पूछे कोई, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था एफएसएसएआई को। इसके रूल्स रेगुलेशन भी हैं बहुत सारे, फसाई, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको मुंबई में स्टैब्लिश किया गया है, नहीं सॉरी, इसका दिल्ली में इसका सेंटर है, ध्यान रखना, मुंबई नहीं है इसका, दिल्ली है। 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इससे पूछ रहा है कि भाई जो एफएसएसआई ने बोला है कि भैंस के दूध में न्यूनतम दुग्ध वसा कितना होना चाहिए? 3 से 4। किसकी बात कर रहा है? न्यूनतम दुग्ध वसा, यानी किसकी बात कर रहा है वो? मिनिमम मिल्क फैट परसेंटेज ऑफ बफेलो, फैट परसेंटेज की बात कर रहा है। 8 से 8 ये भी नहीं होगा, 2 से 3 ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हुआ? 5 से 6, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका इसका राइट आंसर, बेसिकली 5% होना चाहिए बोला हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे ब्रूडर गार्ड किस पोल्ट्री सेड में उपयोग किया जाता है? ब्रूडर गार्ड की बात कर रहा है, गार्ड मतलब वही सुरक्षा, यूज इन पोल्ट्री सेड, तो किस ग्रोअर के लिए करेंगे, लेयर के लिए करेंगे, बायलर फिनिशर या बायलर स्टार्टर? बायलर स्टार्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज में पाल रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी भाई इसकी। भारत में ग्रामीण ऋण के समन्वय के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में ग्रामीण ऋण देना है ना, तो सर्वोच्च संस्था नाबार्ड आएगी, ठीक है। वही सेम बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। भारत कपास में अमेरिकन वॉलवॉर्म का वैज्ञानिक नाम क्या पूछा हुआ है भाई? अमेरिकन वॉलवॉर्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, क्या हो जाएगा? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो जाएगा। या यहाँ पे आप देख सकते हो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ही होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कपास के बारे में पूछा हुआ है, 26 क्रोमोसोम नंबर होते हैं देसी कपास में और 52 क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके अमेरिकन कपास में। नेक्स्ट, एक गाय के स्थायी दांत की कुल संख्या कितनी होगी? स्थायी दांत आप देख लो भैया, सबको पता है ये 32 होंगे। कितने होंगे? 32 दांत होते हैं, अपने बराबर ही होंगे। मवेशियों के कॉल क्वार्टर विशेषता, यानी ब्लैक क्वार्टर की पूछ रहा है। ब्लैक क्वार्टर की विशेषता क्या? मौखिक जो है मौखिक गुहा से छाला गठन, कंकाल की मांसपेशियों में गैसीय स्थायी स्फूर्तन, सूजा हुआ गलकंबल, प्राकृतिक छिद्रों से रक्त बहना। प्राकृतिक छिद्रों से रक्त बहना ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। कंकाल की मांसपेशियों की गैस का स्थायी स्फुटन, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो डिफरेंट हो जाता है यार, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़े ही वो लगता है कि यार क्या पढ़े, इनके लेजी कर देते एकदम थ्योरेटिकल। धातुओं के संरक्षण से बचने हेतु डेयरी उपयोग के लिए डिटर्जेंट मिश्रण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? डिटर्जेंट मिश्रण के लिए यानी धातु संरक्षण के लिए। धातु संरक्षण मीन्स आप देखोगे कि आपके बर्तन धातु के बने होते हैं ना, उसको संरक्षित करने के लिए डिटर्जेंट में क्या मिश्रण करेंगे? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, और यहाँ पे ऑप्शन पूछा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे अपन कास्टिक सोडा को, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाए, कास्टिक सोडा मिक्स करेंगे ताकि बर्तन खराब ना हो। राइजोबियम की बेहतर वृद्धि और गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। राइजोबियम की बेहतर वृद्धि और गतिविधि के लिए आवश्यक फास्फोरस आवश्यक होगा, फास्फोरस आवश्यक होगा। राइट आंसर फास्फोरस होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इसका फास्फोरस राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है फास्फोरस। अच्छा, आप लोगों को और मैं बता दूं, ये ऑलरेडी मैंने नोट्स वगैरह रिलीज किए हुए हैं, ठीक है। आप ऐप पर जाके परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है। आप जाओगे, मेरी वेबसाइट भी है, एग्री जर्नी करके मेरा ऐप भी दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है सीड रेट ऑफ टाइमली शोइंग बीज, यानी वही गेहूं की बीज दर के बारे में पूछा हुआ है। सबको पता होगा क्वेश्चन, डेट समय जो है समय पर बुवाई हेतु गेहूं की बीज दर क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस आप देखो, 75 हेक्टेयर, 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी पूछा हुआ है यहाँ पे 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसलिए होगा 100 सामान्य तौर पर पूछ रहा है, सामान्य से 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी जो है बीज दर होती है। लेकिन आपसे अगर ब्रॉडकास्टिंग में यही क्वेश्चन अगर वो पूछता कि छिड़कवा विधि में कितना लग रहा है, तो यहाँ अपन चले जाते लगभग 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के आसपास, ठीक है, छिड़कवा विधि में बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन आपसे एक चीज और पूछ ले, पूर्ण विधि में अगर आप कर रहे हो, ठीक है,
तो उस विधि में भी आपका 20 से 25 किलोग्राम लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सही कर लेना। कूड़ विधि में नहीं लगता इतना। ठीक है, कूड़ विधि में इतना नहीं लगता है, ध्यान रखना। चलो सिंचित क्षेत्रों में बीज दर ज्यादा रहती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले दूध का प्रमुख घटक क्या है। दूध का घटक प्रमुख घटक वाटर ही है। ठीक है, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है, प्रमुख घटक कंपोनेंट वाटर लगभग लगभग आप देखोगे तो 82%, 83% तक वाटर चला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तो मुख्य घटक वाटर ही होता है। नेक्स्ट अपन देखने वाले टेस्लिंग। टेस्लिंग करी जाती है मक्के में। ठीक है, मक्के की एक प्रोसेस है टेस्लिंग। एक होती है सिल्किंग, क्या होती है सिल्किंग, और एक होती है टेस्लिंग। टेस्लिंग कहलाता है नर भाग को बाहर आना, नर भाग, टेस्लिंग नर भाग का बाहर आना, ये टेस्लिंग कहलाता है, सिल्किंग मादा। यदि दूध में 1% पानी डाला जाता है, ठीक है, 1% पानी डाला जाता है तो उसकी हिमांक में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी हिमांक में? देखो हिमांक आपको पता होगा नॉर्मल मिल्क का, तो यहाँ पे वृद्धि क्या होने वाली है, तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ए है। ठीक है, चलो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले, क्योंकि 5 होता है, 5 से आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो पानी डालोगे तो बढ़ेगा। मिट्टी में वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहेंगे भाई मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को? पृथ्वी का अध्ययन, भूतत्व, मृदा विज्ञान, यहाँ पे राइट आंसर पेडो या भूतत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले अनोखी स्थिति के तहत चारा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है। चारा को संरक्षण करने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? कंपोस्टिंग, चॉपिंग, इंसुलिन, गड्ढे में दबाकर इंसुलिन करना। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डेयरी उत्पादों और डेयरी उत्पादों और दूध के उच्च तापमान वाले अकल्पनिक पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के लिए तापमान समय प्रोटोकॉल होता है। वही यार पास्चुराइजेशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, पास्चुराइजेशन इतना घुमाता है क्वेश्चन में, मैं तो मतलब ऐसी थ्योरी घुमाता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आए। 15 सेकंड 76 डिग्री सेल्सियस, 20 सेकंड 70 डिग्री सेल्सियस, 15 सेकंड 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 सेकंड 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर लगेगा आपका यहाँ पे? जो पास्चुराइजेशन करना है तो 15 सेकंड के लिए करना है आपको, बस 20 तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 15 सेकंड के लिए करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉर 15 सेकंड 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक होती है एस टी हार्ड टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, एच टी एल टी नहीं, एच टी होता है शायद, एच टी ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाता है, हो जाती है मिस्टेक्स यार, है ना, इसको सही कर लेना। एच टी होता है हाई टेम्परेचर, उसमें रखते हैं सिर्फ कितने सेकंड के लिए? बहुत से बहुत वो आपका रखते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए। वो टेम्परेचर लगभग 135 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। नेक्स्ट है एक गैर खाद्य जो है, एक गैर खाद्य खली, गैर खाद्य खली, ठीक है, खाने वाली खली नहीं है, नॉन एडेबल या जो है आपकी खली है। महुआ केक, नारियल केक, तिली केक या सरसों केक। तो सरसों केक या महुआ केक कौन से हुई? क्योंकि सरसों केक, महुआ केक, अच्छा खली का उदाहरण। महुआ केक जो नहीं खाते इन जनरल, सरसों की खली तो खिलाते हैं, महुआ केक नहीं खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डीबर्मिंग। डीबर्मिंग में वही आपका, ठीक है, खिलाफ काम करता है। डीबर्मिंग मुर्गियों में करने का काम करते हैं, पशुओं में भी डीबर्मिंग करते हैं। तो ये काम करते हैं एंडोपैरासाइट्स, जो आपके आंत के अंदर होते हैं, आंत का मतलब एंडो, आंत के अंदर, उनको मारने का काम करते हैं पैरासाइट्स। टिक्स वगैरह लग जाते हैं आपके जो होते हैं नॉर्मल टैप वॉर्म, वेब वॉर्म वगैरह, ये टैप वॉर्म ये लगने का काम करते हैं। रिंग वॉर्म, टॉप वॉर्म, ये सब अंदर जाते हैं, लगते हैं हाथों से, आपके न्यूट्रिएंट वगैरह चूसते रहते हैं। भारत में हरित क्रांति हरित क्रांति अब डॉट डॉट के मामले में सफल रही। किसके मामले में भैया? आपको पता है गेहूं और चावल के मामले में सफल रही, लेकिन सबसे ज्यादा सफल रही गेहूं के मामले में। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो क्या घुमाया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग चूजों को एक दिन पुरानी अवस्था से उस समय तक उपयुक्त तापमान प्रदान करने के लिए किया जाता है जब वे अपने शारीरिक तापमान को परिवेश के अनुकूल नियंत्रित करके स्वयं सक्षम नहीं होते? किसका यूज करते हैं? कैंडलर का यूज करते हैं, ब्रूडर, केज या नेस्ट, किसका यूज करते हैं अपन? तो यहाँ पे ब्रूडर का यूज करते हैं। किसका? ब्रूडर, कैंडलर, ब्रूडर का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना किसका? ब्रूडर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे गर्वर सेंट्रीफ्यूगल विधि का उपयोग निम्नलिखित में किसके आकलन के लिए किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल विधि का दूध का बचा जो है पता करने के लिए किया जाता है, फैट परसेंटेज। ठीक है, सी राइट आंसर हो, गर्वर, वैज्ञानिक गर्वर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय डेयरी एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? एनडीडीबी, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी आपको पता होगा, एनडीडीबी, आनंद गुजरात। नेक्स्ट है कि डॉट 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 की खेती के लिए नर्सरी में फसल की रोपाई की जाती है। किसके लिए नर्सरी की जो है? बिल्कुल तंबाकू की भी नर्सरी होती है, दोनों की नर्सरी तैयार करी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 7 से 9 सप्ताह में तंबाकू की नर्सरी तैयार होती है, ये ध्यान रखना, 7 से 9 सप्ताह में तैयार होती है तंबाकू की नर्सरी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि
में जो उपस्थित वर्णक डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। वर्णक को किस नाम से? कैरिका जेंथिन ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि एक अच्छी तरह से प्रतिबंधित डेयरी फार्म में सामान्य अभ्यास यह है कि हर साल कुछ पुरानी गायों को वही 10% जो 5% या 20% गाय का यहाँ पे निष्कासन करने का काम करते हैं, कोई निष्कलिंग वगैरह हटा देते हैं समूह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो फिजिक्स के रह गए हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो इनको भी हम देख लेंगे, मैथ्स फिजिक्स वगैरह को थोड़ा देखने का काम करेंगे, दोनों पार्ट ए पार्ट बी दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिलेबस मैंने बता दिया है। बाकी आपको लगता है कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हो, आपको कोई यहाँ पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।